Assalamu alaikum bachcho and welcome back. So today is the last day of week 3 and in today's class we will be talking about punctuation and this is a very important topic. एक तो ये नाइन्थ में और 11th में इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन का 3 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का रिस्पेक्टिवली 3 मार्क्स का नाइन्थ में और 4 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में एंड अदर देन दैट 10th के और जो 12th ग्रेड के बच्चे हैं वो ये मत फील करें कि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पंक्चुएशन जो है वो दर हकीकत इन जनरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इवन पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं इनकी हल्की फुल्की तब्दीली जो है उससे भी क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मीनिंग होता है वो तब्दील हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि पंक्चुएशन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आई विल राइट वन वन सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि वुमेन, ठीक है, बड़ा एक मशहूर सेंटेंस है, अक्सर टीचर्स जो हैं वो इसको यूज करते हैं। वुमेन वुमेन, ठीक है, विदाउट हर विदाउट मैन इज नथिंग। ठीक है, या मैं आपको और भी सिंपल सेंटेंस से समझाता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान। एक मिनट में लेट मी राइट डाउन द सेंटेंस, आई जस्ट जोन्ड आउट। एक्चुअली मैं अभी घर पहुंचा हूँ। अच्छा, वुमेन विदाउट वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। हाँ, ऐसे सेंटेंस था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा बताएं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। आपको ये सेंटेंस पढ़ के क्या मतलब समझ आता है? हम्म। एक औरत एक मर्द के बगैर कुछ नहीं है। ओके, वुमेन, ठीक है, विदाउट हर मैन इज नथिंग। और फिर मैं लिखता हूं कि वुमेन विदाउट हर मैन विदाउट हर, इसी तरीके से लिख देता हूं मैं। ठीक है, वुमेन, और फिर मैं लिखता हूं कि विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब मुझे बताएं कि सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में कोई फर्क है या एक ही मीनिंग है? ऊपर वाला सर तो थर्ड। ऊपर वाला तो पंक्चुएटेड नहीं था ना, सेकंड में और थर्ड में मैंने पंक्चुएशन की है। ये सर तो थर्ड का दूसरा वाला तो सेम है। सेकंड सेंटेंस का क्या मतलब है? हम्म। वो कंफ्यूज है। सेकंड का क्या मतलब है और थर्ड का क्या मतलब है? सेकंड में ये मीनिंग बन रहा है कि औरत विदाउट हर मैन इज नथिंग, कि औरत अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है ना? इससे क्या मतलब समझ आता है कि औरत अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। और सेकंड सेंटेंस से क्या मीनिंग बनता है कि औरत विदाउट हर, उसके बगैर मर्द कुछ नहीं है। यानी ऊपर में बताया जा रहा है कि औरत अपने मर्द के बगैर कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं है। यानी एक कॉमा तब्दील करने से सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग होता है वो कितना तब्दील हो जाता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो कितना तब्दील हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने रिक्शे के पीछे एक लाइन पढ़ी थी, मजाहिया लाइन है, फनी लाइन है, बट मैं अक्सर
लाइन जो है वो बच्चों को पंक्चुएशन सिखाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है। अब पंजाबी की लाइन है, आपको मैं सबसे पहले लिखूंगा और फिर उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा और पंक्चुएशन के लिए। अब रिक्शा था, उसके पीछे लिखा हुआ था ये वाली लाइन। अब जिन बच्चों को पंजाबी समझ आती है मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। हम्म। क्यों भाई, अभी पता चल जाएगा पंजाबी किस किस को समझ आती है। सर कि टोटल अगर सम आप आउट कहते करें। हैं तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। ये इसका हाँ मतलब है। जी, इसका मतलब है कि आंखों ते छोड़ आवा। अब आंखों के बाद मैं अगर कॉमा लगाता हूँ, आंखों मतलब बोलो, आंखों ते छोड़ आवा मतलब अगर बोलो तो छोड़ आऊं। और अगर इसी कॉमे को मैं यहां से हटा के यहां लगा देता हूं तो फिर इसका क्या मतलब बन जाएगा। अगर इसको मैं यहां लगा देता हूं तो फिर इसका क्या मतलब बनेगा। कहते हो हम्म। तो छोड़ आऊँ, यही बनेगा। नहीं, इसका मतलब बनेगा आँख होते छोड़ आवा। ओह अच्छा। यानी कि अब देखो पंक्चुएशन मार्क को थोड़ा सा मैंने हिलाया तो मीनिंग कैसे पूरा पूरा का पूरा मीनिंग तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे सर? आपको पंजाबी नहीं आती ना तो आपको समझ नहीं आएगा, जिनको पंजाबी समझ आती है समझ आ ना जाएगा। ना सर, मतलब ये इधर। हाँ हाँ। कि देखो, व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली टेल यू इज कि एक पंक्चुएशन मार्क जो होता है उसको तब्दील करने से टोटल जो मीनिंग होता है वो किस तरीके से तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो दी जाती है उर्दू में। ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे तो फिर इसका मतलब होगा उठो मत बैठो। अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो उठो मत बैठो। और अगर मैं इसको हटा यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ तो फिर ये क्या बन जाएगा। उठो उठो मत, मत बैठो। उठो मत बैठो। बैठो। हाँ नहीं है, बल्कि आपने बैठना है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि एक जो कॉमा होता है या एक पंक्चुएशन मार्क होता है उसको तब्दील करने से या उसको ना लगाने से मीनिंग जो होता है वो कैसे तब्दील हो जाता है, मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, मीनिंग के अंदर शिफ्ट कैसे आती है। नाउ देर आर बेसिकली 12 सॉरी 14 बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपने पेपर के अंदर जो आपका पंक्चुएशन वाला सवाल आता है 9th में और 11th में उसको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। और बाकी जो लेक्चर होगा ये एक जनरल लेक्चर होगा जो कि सारे बच्चों के लिए है, ताकि आप जब समरी लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके अंदर बच्चे अक्सर जो है वो पंक्चुएशन की गलती करते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से आपने पंक्चुएट नहीं किया होता तो उससे आपका टोटल जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो द फर्स्ट एमसीक्यू इज फुल फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जो है वो फुल स्टॉप कहा जाता है। और फुल स्टॉप को हम कहाँ पे यूज करते हैं, फुल स्टॉप को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू एंड अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो उसके एंड पे हम लोग लगाते हैं, कोई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो उसके आखिर में हम लोग चाहे वो क्वेश्चन हो इनडायरेक्ट या किसी भी तरह की इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो तो उसके आखिर में हम लोग हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे नरेशन में होता है ना, इनडायरेक्ट से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या आता है आखिर में, चाहे अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जौन सा मर्जी सेंटेंस हो तो आखिर में हम लोग हमेशा फुल स्टॉप ही लगाते हैं। और इसी तरीके से जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके अंदर भी हम लोग जो है वो एब्रीविएशंस के बाद भी हम लोग क्या लगाते होते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। सो दीज आर द थ्री बेसिक usages of full stop. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू द स्टोर, नाउ दैट इज अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस तो वी विल ऐड अ फुल स्टॉप हेयर। ही सेड ही वुड कम, तो अब ये क्या है, दैट इज एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स के बाद भी हमेशा क्या लगता होता है, फुल स्टॉप लगता होता है। डॉक्टर स्मिथ इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, तो अब डॉक्टर जो है डी आर जब हम लिखेंगे तो डी आर इज बेसिकली एन एब्रीविएशन ऑफ डॉक्टर। तो एब्रीविएशंस के बाद भी हम लोग क्या लगाते होते हैं, एब्रीविएशंस के बाद भी हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। अच्छा, पंक्चुएशन के और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स भी हैं बट आई एम नॉट टीचिंग यू ऑल दोज कॉम्प्लेक्स रूल्स बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर मैट्रिक एंड एफएससी स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए जितना 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 पोर्शन रेलेवेंट है आपके एसएलओस के मुताबिक, आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट पार्ट।
नाउ आफ्टर दैट वी हैव कॉमा। अब कॉमा जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ आप इसको कह सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, कॉमा इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी कि आपके पास एक लंबी लिस्ट है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप उसको कॉमास के जरिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो क्लॉजेज होती हैं, एक से ज़्यादा जब आपके पास सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज होती हैं, तो क्लॉजेज को भी आप कॉमास के जरिए क्या करते हैं, कॉमा के जरिए आप जो है वो सेपरेट करते हैं। जी बिल्कुल महद, जिस तरह मिस्टर है, तो मिस्टर के आखिर में एम आर के बाद या मिस के बाद, या इसी तरीके से इंजीनियर का जो ई एन जी जी लिखते हैं, ठीक है, या साइंटिस्ट होता है, या इस तरीके से जो मेजर के एम ए जे लिख देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एब्रीविएशन होती हैं उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अच्छा, तो कॉमा जो है, अब इसमें देखें कॉमा के सारे जो रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, कि जैसे आपके पास कोई लिस्ट आ जाती है, जैसे आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स। तो अब ये एक पूरी लिस्ट है ना, तो उस लिस्ट में हर आइटम को आप क्या करेंगे, हर आइटम को आप जो है वो कॉमा के थ्रू आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो कॉमा होता है ना, एंड के बाद, एंड से पहले, मतलब जो जो लास्ट टू आइटम्स होते हैं, तो पाकिस्तानी इंग्लिश में ना लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो लास्ट टू आइटम्स होते हैं उनके दरमियान जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो वो यहाँ पे कॉमा स्किप कर देते हैं। तो ये वाला कॉमा जो है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो पाकिस्तानी टीचर्स हैं वो आपकी ये मिस्टेक नहीं निकालेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो रूल है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो आपको यहाँ पर भी कॉमा लगाना चाहिए। सर, लिस्ट में नेम्स भी आ सकते हैं किसी ह्यूमंस के, बिल्कुल नाम आ सकते हैं, किसी भी तरह की लिस्ट हो सकती है ना, जैसे यस्टरडे अली, कॉमा उमर, कॉमा फातिमा, कॉमा साद, कॉमा एंड मुनव्वर केम टू सी मी। तो मतलब इंसानों के नाम हो सकते हैं, चीज़ों के नाम हो सकते हैं, जगहों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की जो है वो किसी भी तरह की लिस्ट हो सकती है। ठीक है सर, ऑक्सफोर्ड कॉमा को एफ वाई सपोर्ट करता है या रॉन्ग कर देता है? ये पता सारे टीचर्स को होता है, मोस्टली टीचर्स को पता होता है, मोस्टली टीचर्स को पता होता है कि ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या है। ठीक है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी मतलब हर हर जो इंग्लिश की वैरायटी है उसके अपने अपने कुछ फीचर्स हैं, तो पाकिस्तानी इंग्लिश में नॉर्मली नहीं लगाते लोग। ठीक है, बट मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लगाएं। गलत कोई भी नहीं करेगा, मतलब सही करने पर आपको गलत कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये वाला कॉमा स्किप करते हैं, तो लास्ट वाला जो कॉमा है, तो इस पे हो सकता है कि आपको आपकी कोई पकड़ ना हो, बट बेहतर यही है कि आप ये वाला कॉमा लगाने की आदत जो है वो डाल लें। फिर आगे चल के आइल्स वगैरह में वहाँ पे फिर बच्चों को इस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिर उनको तंग कर रही होती हैं, जो इस लेवल पे उनको कोई नहीं बताता, तो फिर आगे चल के वो उनको परेशान करती है। ठीक है। अच्छा, एटसेट्रा से पहले कॉमा आता है, एटसेट्रा से पहले कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। एटसेट्रा जो है, एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स के फौरन बाद अगर आपने लिखना है एटसेट्रा, तो ग्रेप्स के फौरन बाद एटसेट्रा लिख के फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है सर, आई डिड दैट इन माय नाइन्थ इंग्लिश पेपर, 100% करने के बावजूद भी 69 आए थे। देखो उसमें कुछ और मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं ना आपके नंबर्स कम आने के, हो सकता है कि कुछ आपने ऐसी मिस्टेक्स की हों जो आप आइडेंटिफाई ना कर सकें। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकती है। अब ये तो नहीं है कि आप ये तो ना कहें कि ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाने की वजह से आपके 7 नंबर कट गए थे, 6 नंबर कट गए थे। देर कैन बी सम अदर रीजंस। अच्छा, फिर उसके बाद क्लॉजेस जो होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग लगाते हैं कॉमा, जैसे शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग। अगेन यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड कॉमा है, मतलब अगर यहाँ पे बट के शुरू में अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो हो सकता है कि आपकी जान छूट जाए, बट व्हाट आई एम गोना सजेस्ट इज कि आप यहाँ पर कॉमा लगाएं। क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा लगाएं। ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगाएं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कॉमा भी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसी तरीके से जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, जैसे इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ रीजन है, या कोई भी इस तरीके की इंट्रोडक्टरी फ्रेज आ जाती है, तो उसके बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा। जैसे आफ्टर द मीटिंग वी वेंट फॉर लंच। कॉमा दर हकीकत ना पॉज को शो करता है, उर्दू में इसको सख्ता कहा जाता है ना, तो पॉज को शो करता है। तो जहां जहां पे लैंग्वेज के अंदर आपको नेचुरली फील होता है कि यहाँ पे पॉज आता है, तो वहां पे कॉमा लगता होता है। आफ्टर द मीटिंग वी वेंट फॉर लंच, तो आफ्टर द मीटिंग के बाद। ठीक है, ऑन वीकेंड्स वी गो फॉर अ वॉक,
तो ऑन वीकेंड्स के बाद, आफ्टर द मीटिंग के बाद, बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट अ स्पीडिंग टिकट। ठीक है, तो ऑन सैटरडे आई विल कम टू यू, ऑन सैटरडे के बाद आप लगाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो नॉन इजेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, नॉन इजेंशियल इंफॉर्मेशन को उर्दू में जुमला मोतारिजा बोलते हैं। ठीक है, जुमला मोतारिजा, यानी कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो उस तरीके से सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं होती। तो उर्दू में हम उसको कॉसैन के अंदर, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको बंद कर देते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कॉमास यूज़ कर लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड जॉन इज़ कमिंग ओवर टुमारो। अब अगर ये जॉन के शुरू में और आखिर में आप अगर कॉमा लगा देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा कि ये एक नॉन इजेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी, अपोजिटिव नाउन बन जाएगा। ठीक है, अपोजिटिव नाउन, अपोजिटिव नाउन क्या होता है? जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की पोजीशन पर ही एक ही चीज के लिए जब आप दो नाम यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि लेट सपोज इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब इमरान खान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो अब जो अगला पार्ट है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उस इस पार्ट को आप दोनों, मतलब इस पार्ट को स्टार्ट करने में और एंड करने पे आप कॉमा लगा देंगे, तो देन इट विल बिकम अ नॉन इसेंशियल नाउन। ठीक है, जो कि बेसिकली पॉजिटिव नाउन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन। वैसे समझा दें जी बेटा, कि नॉन एसेंशियल वाला। देखो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ना कि आयशा आवर क्लास मॉनिटर, ठीक है, इज ऑन लीव टुडे। ठीक है, तो अब इसमें मुझे बताओ कि आयशा और आवर क्लास मॉनिटर एक ही चीज के दो नाम है ना? यस सर। जी तो सर। आप जो है वो ये कर सकते हैं कि जो सेकंड जो पार्ट है, यानी आयशा तो सब्जेक्ट हो गया ना, तो सेकंड पार्ट जो है वो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमास के जरिए आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ से यानी आयशा के लिए ही आप एक दूसरा नाम यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये नॉन इजेंशियल है। यानी कि ये सेंटेंस के अंदर जब आपने कह दिया कि आयशा इज ऑन लीव, तो आवर क्लास मॉनिटर जो है ये आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये यानी कि जुमला मोतारिजा है। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जिसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है और अपना मुकम्मल मीनिंग जो है वो आपको कन्वे कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बाबर आजम, ठीक है, द कैप्टन, बाबर आजम द कैप्टन इज विजिटिंग आवर स्कूल। ठीक है, तो अब इसमें जो बाबर आजम, और मैं ये भी कह सकता हूँ ना, दोनों में से चॉइस मेरे पास मौजूद है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बाबर आजम इज विजिटिंग आवर स्कूल, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि द कैप्टन इज विजिटिंग आवर स्कूल। तो जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट की ही फर्दर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग अपोजिटिव नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अपोजिटिव नाउन, अपोजिटिव नाउन भी इसको कहा जाता है। माहीन इज आस्किंग के सर 10th में पंक्चुएशन आती है? बेटा ये चीज़ मैंने बहुत स्टार्ट में ही, आज की क्लास के बिल्कुल बिगिनिंग में बता दी थी कि 10th में और 12th में अगरचे पंक्चुएशन का अलग से सवाल नहीं आता, लेकिन आपको पंक्चुएशन का पता तो होना चाहिए ना, कि पंक्चुएशन किस तरह से यूज करनी होती है। ठीक है। सर अच्छा, अगर पैराग्राफ में हमने जो है पंक्चुएशन अगर लगाई है तो उसको मार्क्स कटेगा? बिल्कुल कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बिल्कुल पेपर को पंक्चुएट करने के भी नंबर होते हैं। हर सवाल के अंदर पंक्चुएशन गलत लगाई हुई होंगी, उसके नंबर टीचर काटेगा। अच्छा, इसी तरीके से जो जब आप किसी को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको बताया था वोकेटिव्स का, वोकेटिव का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आप किसी को पुकारते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी को पुकारते हैं तो उसका नाम लिखने से के बाद भी आप कॉमा लगाते हैं। जैसे जॉन कुड यू हेल्प मी विद दिस, अम्मी ही इज टीजिंग मी, तो अम्मी के बाद आप कॉमा लगा के फिर उसके बाद ही इज टीजिंग मी। तब इसमें ये जो जॉन है ये यहाँ पे क्या है, दैट इज अ वोकेटिव नाउन। तो जो वोकेटिव नाउन्स होते हैं उनके बाद भी हम क्या लगाते होते हैं, उनके बाद भी हम लोग जो है वो कॉमा लगाते होते हैं। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें कंजंक्शन से पहले, ये मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बता दिया, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क बट इट्स रेनिंग। अब ये अगेन ये कॉमा वो है कि जिसको मोस्टली लोग स्किप करते हैं, बट आई आई वॉन्ट कि आप इसको स्किप ना करें, आप ये लगाएं। पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी होती है,
तो वो फिर आइल्स में, पीटीई में, टॉफल में, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे वो मार खाते हैं इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है। और हम लोग तो एक अजीबो सर गरीब की बोल रहे होते हैं। जी जी। सर आफ्टर ट्रांसलेशनल डिवाइसेस लगता है कॉमा? आप, यस आई टोल्ड यू हेयर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं, जिसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी शामिल होती हैं, आई टोल्ड यू हेयर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा सेंटेंस है, इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज लगाना है या सैड लगाना है सर? क्या चीज? अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है या ऐसी? क्या मतलब? मतलब कि हमारे पास सेंटेंस है ना, इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज, हाँ हाँ। तो सर सेज इसमें गलत हो गए ये इस तरह से अपोस्ट्रोफी वाला? नहीं, अपॉस्ट्रफी या वर्ब के ऊपर कहाँ अपॉस्ट्रफी लगती होती है? वर्ब के अंदर तो कभी भी अपॉस्ट्रफी नहीं आती। वर्ब के ऊपर तो दुनिया में कहीं पर भी वर्ब के ऊपर वर्ब का और अपॉस्ट्रफी का लेना देना ही कोई नहीं है। ठीक है। अपॉस्ट्रफी का और वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो एस है, ये तो वर्ब की इन्फ्लेक्शन है। ये तो इस यहाँ पर अपॉस्ट्रफी क्या करने आएगी? अपॉस्ट्रफी का बेटा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अपॉस्ट्रफी होती है नाउन्स के दरमियान, जैसे फॉर एग्जांपल अलीज हाउस, अली का घर। ठीक है, अलीज हाउस, अलीज हाउस। ठीक है। सादियाज बैग। ठीक है। वर्ब के ऊपर अपॉस्ट्रफी क्या करने आगे? ठीक है। वर्ब का अपॉस्ट्रफी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, प्रोनाउन के साथ नहीं लगती होती। अहमद अहमद जमील, आपने कहा है कि ओनली इन पोजेसिव केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओनली इन पोजेसिव केस ऑफ नाउन, नॉट इन प्रोनाउन। प्रोनाउंस के ऊपर भी कभी अपॉस्ट्रफी नहीं लगती। ठीक है। प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस होता है उसके ऊपर अपॉस्ट्रफी नहीं आती होती। समझ आ रही है? यानी कि हम ये नहीं कहते होते कि फॉर एग्जांपल माइज कार, गलत हो जाएगा। सिंपल, इट्स माई कार। ठीक है। यस, फॉर एग्जांपल द कैट हर्ट इट्स पा। इट्स, कौन सा वाला इट्स होगा? फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला। यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन की जो पोजेसिव केस होती है उसके ऊपर भी अपॉस्ट्रफी नहीं लगती होती। अभी हम लोग कॉमा पे नहीं बात सर, कर, ये एक मिनट लेना। बस। हाँ, बच्चे हम लोग कॉमा पे बात कर रहे थे, अपॉस्ट्रफी नीचे आएगा। तो अपॉस्ट्रफी यहाँ पे मौजूद है, तो आप भी मुझे कॉमा पढ़ाने दें। जब हम अपॉस्ट्रफी पे जाएंगे फिर आप अपॉस्ट्रफी वाला क्वेश्चन पूछिएगा। अभी देखें ना कि हम लोग कॉमा पे थे और हमारी सारी डिस्कशन जो है वो अपॉस्ट्रफी की तरफ चली गई। ठीक है। ऑलराइट बेटा। यस सर। यस यस सर। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। जो चीज डिस्कस हो रही हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करें, ताकि देखें क्लास में बाकी सारे बच्चे भी हैं ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं, जो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछते। वो सिर्फ उस्ताद की तरफ तवज्जो से बैठे हुए होते हैं और उस्ताद की बात को सुन रहे होते हैं। तो जब बीच में आप एक एक बाउंसर फेंक देते हैं, एक यॉर्कर मारते हैं, तो उससे ये होता है कि मैं तो कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन ये है कि मैं जब आपको आंसर दे रहा होता हूँ तो फिर बाकी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर अभी कॉमा की बात कर रहे थे, तो ये बात किस तरफ चलेगी, ये किधर शिफ्ट होगी ये बात। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हो उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा करें, ताकि क्लास का एक जो फ्लो है, क्लास का जो एक टेम्पो है, वो मेंटेन रहे। ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर दैट वी हैव कोटेशन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी सिंपल। इसको हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके एंड पे लगाते होते हैं। ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वगैरह वगैरह। सर ये पैटर्न देखें, आवर टीचर टोल्ड अस कि क्लॉज, ट्रांजिशनल डिवाइस प्लस, नहीं अभी ये देखें, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट नरेशन। ठीक है, नरेशन की आप ये चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी वंस वी विल मूव टू द कोटेशन मार्क्स, ये जो आप रूल बता रहे हैं अगेन हमार, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कोटेशन मार्क्स। तो अभी देखें कि अभी हम लोग वी आर नॉट देयर। तो अगेन मतलब
यू गाइस देखो, आप ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को डांट रहा हूँ। आई एम बेसिकली टेलिंग यू यू नो सम ऑफ द रूल्स दैट यू शुड फॉलो इन द क्लास। ठीक है, कि क्लास में जो चीज़ डिस्कस हो रही हो उस पर फोकस किया करें, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछा करें। एंड मीन वाइल होल्ड योर क्वेश्चंस। एंड जब जब वो टॉपिक आए, वो जब वो सिचुएशन आए, तो उस सिचुएशन पे वो सवाल पूछें। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लर्निंग अलोंग द वे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सर जी, कोट्स में सिर्फ कॉमास हैं, उस पर एम्फेसिस करने के लिए मैंने लगाया है। यस, yes, I got it, I already got it, I'll explain it। ठीक है, I'll explain it। मैं साथ साथ आप, अब तक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि मैं साथ साथ आपकी मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, एंड आई डोंट इग्नोर इवन अ सिंगल मैसेज। अच्छा, कोटेशन मार्क्स के बाद भी हैव द एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम करना, यानी कि अपने जज्बात का इजहार करना। इसको उर्दू में फजाइया कहा जाता है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, वंडर। जैसे वाओ, दैट वाज अमेजिंग, हेल्प, आई लॉस्ट माय कीज। अब ये यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे दोबारा एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं, और इसका रूल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Excuse me, कि अगर sir. आप जी, सर फिर इसका काम और कॉमा का काम एक नहीं होगा? इसका एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा का। नो, एक्सक्लेमेशन के अंदर जो है वो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन होता है, कॉमा के अंदर सिर्फ स्टॉप होता है। और इसकी भी अगर आपको याद हो, तो जब मैं आपको इंटरजेक्शंस पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको इवन एक्ट करके सेंटेंसेस को पढ़ के आपको बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि वाओ यू डिड इट ग्रेट। अब इसमें जब मुझे बताओ कि जब मैंने कहा कि वाओ यू डिड इट ग्रेट, तो क्या इसके अंदर कोई इमोशंस थे? यस सर। व्हाट इमोशन वाज देयर? Could you feel any emotion in my tone or in my voice? एप्रिसिएशन। Okay, appreciation. Was I appreciating? Okay, now you have to differentiate. Wow, this was great. Now the previous one and this one, was it same? नो सर। Now you get it. In the previous one, I was simply passing a command. That's it, right? ओके, ऑल राइट, थैंक यू। So this is basically about the जो exclamation mark होता है, this is directly related with the intonation। Intonation means the rise and fall of the voice, यानी आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है उसके साथ। ठीक है, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ओह आई लॉस्ट माई कीज अगैन। ओह आई लॉस्ट माई कीज अगैन। अब इसमें देखो, फर्स्ट वाला जो था दैट वाज एन एम्प्टी स्टेटमेंट, नो इमोशंस। And the second one had some emotional outburst or the expression of emotions। ठीक है ओके सर, सर। हेल्प के बाद एक्सक्लेमेशन के बाद एक्सक्लेमेटरी बाद ना लगें तो मार्क डिडक्ट होंगे, इसमें इमोशन नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो हेल्प का वर्ड जो है वो देखें, इन इट सेल्फ जो है वो शो रहा है ना, कि हेल्प, मतलब ये सिंगल वर्ड आपने यूज किया, लेक्सिकल इंटरजेक्शन। तो ये तो बेसिकली आप ये वर्ड इंडिकेट इन इटसेल्फ इंडिकेट कर रहे हैं ना कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड। यू आर बेसिकली बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर कीज। तो अगर इस वर्ड के अंदर अगर एक्सक्लेमेशन ना होती तो आप इस वर्ड को यूज ही ना करते। इस वर्ड को यूज करने का मकसद यही है कि बेसिकली यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, वरना आप इस वर्ड को इस्तेमाल ही ना करते। सर ऊपर वाले सेंटेंस में हम्म, दोबारा एक बार रही है। जी जी, जी बेटा। सर ऊपर वाले सेंटेंस में तो ऐसे ही लग रहा था कि आपने वो लिखा था ना बाबर आजम हाँ, वगैरह, सर उसमें भी एक्सक्लेमेशन आ सकती है ना? नहीं उसमें उसमें कैसे? भी हम तो पुकारना, हाँ, जी जी। उसमें भी हम पुकारते हैं ना सर।
नहीं, पुकार कहाँ रहे होते हैं उसमें, तो हम सिंपल, आप उसमें तो एक बात, सिंपल एक बात बता रहे हैं। पुकार किधर हैं आप, किसको पुकार रहे हैं यहाँ पे? ये सर इसमें स्टॉप हो जाता है ना, बाबर आजम, फिर इसके बाद स्टॉप होता है, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस, तो उसमें भी ऐसे होता है। बाबर आजम के इसमें बाद भी आप, वाव। बेटा, बाबर आजम के बाद आप फुल स्टॉप कैसे लगाओगे? क्या ये, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? नहीं सर, एक्सक्लेमेशन मार्क। नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगाओगे? फॉर व्हाट? यहाँ लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन यहाँ यहाँ, यहाँ तो नहीं लग सकता है ना। हम्म, यहाँ पे तो सिंपल, ये जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे तो देर इज नो इंटरजेक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, जी सर। ओके। नाउ देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट, आफ्टर कॉमा जो कॉलन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगरचे इसका यूज बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम इसको यूज कर किया जाता होता है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, और वैसे भी आप अपनी रियल लाइफ में भी इसको बहुत कम ही यूज करते हैं, बट आपको इसकी इस्तेमालात पता होने चाहिए। कॉलन को ना उर्दू में तफसीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको उर्दू भी साथ साथ पढ़ा देता हूँ। कॉलन को उर्दू में हम लोग बोलते हैं तफसीलिया, यानी कि ये तफसील देने के लिए, वजाहत देने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एन एक्सप्लेनेशन और अ कोड। ठीक है, जैसे वी यूज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, हमें ये चीजें चाहिए। अब फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स के बाद आपने पूरी एक लिस्ट बतानी है। उस लिस्ट के अंदर जो है वो आप कॉमा यूज करेंगे, लेकिन उस लिस्ट को शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, कॉलन यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जब सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस के अंदर, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हो या क्लैरिफिकेशन दे रहा हो, तो उसके लिए भी आप कॉलन यूज करते हैं। जैसे ही हैड वन गोल टू विन द कंपटीशन। ठीक है, या जिस तरीके से आप कहते हैं कि ही ओनली लव्स, ही ओनली लव्स वन थिंग। ठीक है, कॉलन, मनी, फुल स्टॉप। उसको सिर्फ एक ही चीज पसंद है, पैसा। ठीक है, वो सिर्फ एक ही चीज खाता है, बर्गर। एक ही चीज खाता है, उसके बाद फिर कॉलन, और उसके बाद फिर आप उस चीज का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, ये आई वॉन्ट द मैच, यस बिल्कुल, दैट्स अ करेक्ट एग्जाम्पल। आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है जिस बच्चे ने एग्जाम्पल बनाई। अच्छा, अब दूसरा, टाइम के अंदर हम लोग कॉलन को यूज करते हैं, तो कॉलन के ये दीज आर सम ऑफ द, यू कैन से दैट द बेसिक और द रूडिमेंट्री यूजेजेस ऑफ कॉलन। कि एक तो जब आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग जो है, जब भी किसी भी क्लॉज की, किसी भी पार्ट की, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, इसमें कॉलन राइट है? नहीं, इसमें कॉलन राइट नहीं है। इसमें कॉलन राइट नहीं है, बिकॉज इसमें मुझे बताएं कि इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व इन दिस पार्ट? इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व हियर, वासिफ? इसमें इसमें कॉलन नहीं आएगा, इसमें सेमी कॉलन आ सकता है। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ठीक है, सेमी कॉलन भी नहीं आएगा, बल्कि कॉमा आएगा यहाँ पे। सेमी कॉलन भी नहीं आएगा, कॉमा आएगा। बिकॉज वाई कॉमा आएगा? ये तो बिल्कुल बेसिक रूल है ना कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज के बाद मेन क्लॉज है, तो जब मेन क्लॉज आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप कॉमा लगाएंगे। ओके, अच्छा, तो अब उसके बाद है सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन में अक्सर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इवन एमडी कैट के लेवल पे जाकर भी सेमी कॉलन जो है इसमें से क्वेश्चन आता है, और इवन आपके एमसीक्यूज जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, एमसीक्यूज के अंदर आपसे सेमी कॉलन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेमी कॉलन ना, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। सेमी कॉलन जो होता है ना, ये दर हकीकत फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की एक एडवांस्ड फॉर्म है। फुल स्टॉप की क्या है, ये एक एडवांस्ड फॉर्म है। अब सेमी कॉलन करता क्या है, गौर से सुनिएगा। सेमी कॉलन जो है, इट इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
that are closely related but can stand alone as separate sentences as well। यानी कि दो दो ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो आपस में मीनिंग के लेवल पे आपस में कनेक्टेड है, कि उनका मीनिंग जो है वो एक दूसरे के साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर रहा है। मीनिंग मैच नहीं हो रहा, कनेक्ट कर रहा है, कि कोई ना कोई एक राब्ता जो है वो मौजूद है। सेमीकोलन को ना राब्ता कहा जाता है उर्दू में, कि उनके दरमियान एक कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई एक ताल्लुक दोनों क्लॉजेस के दरमियान मौजूद है। लेकिन आपने ये चेक करना हो कि कहाँ पर सेमीकोलन लग सकता है, कहाँ पे सेमीकोलन नहीं लग सकता, तो आप फुल स्टॉप लगा के देखें। अगर तो वहां पर फुल स्टॉप लगाने से, ठीक है, यानी कि दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस के दरमियान आपने चेक करना है कि यहाँ पे कॉलन लग सकता है या नहीं लग सकता, आप फुल स्टॉप लगा के देखें। अगर तो फुल स्टॉप लगाने से मीनिंग बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आप जो है वो सेमी कॉलन लगा सकते हैं। सर सेमी कॉलन प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अल्टरनेट है। मुझे आपकी समझ नहीं आई, क्योंकि आपने सेमी कॉलन के बाद आपने कॉमा भी लगाया है और प्लस भी लगाया है, तो ये मुझे आपका सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। आर यू ट्राइंग टू से कि सर क्या सेमी कॉलन जो है ये कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग, हाँ, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं। लेकिन ये उस अहमद, ये बेटा उस सूरत में है जब दो क्लॉजेज, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल स्टॉप एंड सेमी कॉलन, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो फुल स्टॉप तो हमेशा दो क्लॉजेज आपस में आप चाहे वो उनका ताल्लुक है, जैसे फॉर एग्जांपल अली वेंट टू मार्केट, आई एट अ पिज्जा, क्या इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कोई आपस में ताल्लुक है? नहीं सर। कोई ताल्लुक यस नहीं है। सर। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम दरमियान में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। यानी कि फुल स्टॉप में और सेमी कॉलन में इशाल बच्चे डिफरेंस ये है कि फुल स्टॉप तो सिर्फ, फुल स्टॉप की क्या डेफिनेशन है कि फुल स्टॉप जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे लगाते हैं हम लोग, एक बात मुकम्मल हो गई फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई ड्राइव अ होंडा, आई ड्राइव अ होंडा, ठीक है, ही ड्राइव्स ही ड्राइव्स अ एन ऑडी, ठीक है, एन ऑडी। अब मुझे बताएं कि इन दोनों क्लॉजेस के, इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कोई ताल्लुक है? जी सर। यस सर। इनके यस दरमियान सर एक, है। ये इनके दरमियान क्या है कि कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कंपैरिजन किया हम्म। जा रहा है। अब यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं तो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहां पर इस तरह की सिचुएशन में मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा सकता। समझ आ रही है ना? जी। यानी कि ये मतलब नहीं है कि मतलब जहां जहां पे फुल स्टॉप लगता है वहां वहां पे आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं। अब यहाँ मैं अगर सेमी कॉलन लगाता हूँ ऊपर वाले सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्लॉजेस का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। समझ आ रही है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली गॉट एन ए, ठीक है, हिज ब्रदर फेल्ड द टेस्ट। अब दरमियान में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन क्या यहाँ पे दरमियान में मैं सेमी कॉलन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। यस ये सर। दोनों क्लॉजेस आपस में क्या है? कनेक्टेड है। दोनों क्लॉजेस का जो मीनिंग है वो क्या है? मिलता जुलता है। इसी तरीके से इट वाज, इट वाज नहीं, जब कंपैरिजन कर रहे हो तो सेमीकोलन लग सकता है। हाँ, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन की सूरत में नहीं होता, बहुत सारी और सिचुएशंस होती हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों क्लॉजेस का आपस में ताल्लुक हो, वो ताल्लुक किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज रेनिंग, अमेरिका इज, अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। अब दरमियान में मैंने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप तो ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन क्या यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा सकता हूँ? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। ओके। और अगर मैं कहता हूँ कि इट वाज रेनिंग, ठीक है, और फुल स्टॉप, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि वी कैंसल द ट्रिप। अब आप हाँ लगा हो सकते सकता है हैं। सर, यस लगा सर। सकते हैं। आप लग सकता है। बिल्कुल।
अब यहाँ पे लग सकता है। अब जब सेमीकोलन लगाऊंगा तो अगला जो सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल। सोल सोल। नॉट कैपिटल। अगर प्रॉपर नाउन यहाँ पे होगा तो फिर उसको मैं करूंगा, उसको, वो तो प्रॉपर नाउन तो आपको पता है हमेशा कैपिटलाइज होता है। प्रॉपर नाउन आ जाए या मतलब कोई आए आ जाए, मतलब वो वर्ड जो हमेशा क्या होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं। लेकिन अदर देन दैट कोई कॉमन नाउन आ गया या कोई अदर देन दैट कोई आ गया तो उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको आप स्मॉल रखेंगे। समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नॉट? सर। तो अब यस सर। यस सर। यस सर। बात क्या होता है कि क्लॉजेस का आपस में ताल्लुक हो, चाहे वो किसी भी तरह का ताल्लुक हो, ठीक है, मतलब सिर्फ कंपैरिजन का या सिर्फ कंट्रास्ट का ना, बल्कि सिर्फ ताल्लुक हो, चाहे वो जैसा मर्जी ताल्लुक हो, कि वो दोनों क्लॉजेस आपस में क्या कर रही हूँ? लिंक कर रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट दोनों का सेम है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है तो फिर आप वहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे। इसलिए आपने ये नहीं समझना कि जहां जहां फुल स्टॉप लग सकता है वहां वहां हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जहां सेमी कॉलन लगता है वहां फुल स्टॉप लग सकता है। हर वो सिचुएशन जहां सेमीकोलन लग सकता है वहां पर फुल स्टॉप लग सकता है, लेकिन हर वो सिचुएशन जहां फुल स्टॉप लगता है वहां सेमीकोलन नहीं लगता। तो सर इसलिए इनके मैंने दरमियान आपको बताया। जी जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रख सकते हैं सर? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद नो सर, इनके दरमियान। इनके दरमियान सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यस सर। आप लगा लो, ठीक है। इट वाज रेनिंग, आप ये कह सकते हो कि इट वाज रेनिंग बिकॉज बिकॉज वी कैंसल द ट्रिप। सो वी कैंसल द ट्रिप। गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे लगाते हो देयरफॉर इट वाज रेनिंग, ठीक है, अब इसके बाद देखें, इट वाज रेनिंग कॉमा कॉलन सेमीकॉलन देयरफॉर वी कैंसल द ट्रिप। अब यहाँ पे अगर आप देयरफॉर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। सर एवरी सेमीकॉलन इज एसेंशियली फुल स्टॉप बट नॉट एवरी फुल स्टॉप इज ए सेमीकॉलन। यस, यू आर राइट अहमद। अब अगर आप सेमीकॉलन का जो अगला पार्ट है उसमें अगर आप कोई ट्रांजिशनल डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, यानी सेंटेंस को मजीद थोड़ा सा क्लियर बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सेमी कॉलन की जगह पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि सेमी कॉलन जो है ये एडवांस फॉर्म है फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप कभी भी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इक्विवेलेंट नहीं होता। वो तो अपना मीनिंग खुद बता ही नहीं सकता होता। उसके बाद तो एक ऐसी क्लॉज स्टार्ट होती है जो लूली लंगड़ी क्लॉज होती है, जो अपना मीनिंग खुद खुद नहीं बता सकती होती। ठीक है ना? जी सर। हाँ। अब इसके बाद देयर फोर या इवेंचुअली या जो भी आप लगाना चाहें, एज अ रिजल्ट, तो आप लगा दें, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट वी हैव द, अच्छा, इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि आपके पास एक लंबा सेंटेंस होता है, लंबा सेंटेंस होता है, तो उस लंबे सेंटेंस के अंदर भी आप क्या करते हैं? सेमीकोलन को यूज करते हैं। ठीक है, उर्दू में भी आपको ये चीज इसी तरीके से ही पढ़ाई जाती है। उर्दू में भी आपको ये रूल इसी तरह पढ़ाया जाता है राब्ते का, कि अगर एक लंबा जुमला हो और लंबे जुमले के अंदर जो है वो एक बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाए, तो उसमें जैसे वी विजिटेड पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड एंड रोम इटली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे सेमी कॉलन की बजाय फुल स्टॉप कॉमा लगाता जाता, तो फिर क्या मतलब होगा कि कितनी जगह विजिट की? अगर कॉमा लगाता हूं तो फिर कितनी जगह विजिट की होंगी? एक, 3 जगह। एक। तीन, चार, पाँच, तीन छः। जगह। फिर इसका हाँ, मतलब होगा इटली भी। 6 जगह विजिट। जबकि वो बताना ये चाहता है, बताना वो क्या चाहता है? वो बताना ये चाहता है कि हमने फ्रांस में पेरिस पेरिस विजिट किया, इंग्लैंड में हमने लंदन विजिट किया और इटली में हमने रोम विजिट किया। तो आप ये क्या है कि लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, वी विजिटेड पेरिस फ्रांस। जिस तरह मिसाल के तौर पर उर्दू में हम कहते हैं ना कि जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अहमद इज फ्रॉम लाहौर कॉमा पंजाब। ठीक है, पंजाब। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन।
साद इज फ्रॉम रावलपिंडी, कॉमा पंजाब। उमर इज फ्रॉम पिशावर, कॉमा केपी के। ठीक है। एंड अहमद इज, नहीं अहमद तो पहले हो गया, इकान कर लेते हैं। इकान इज फ्रॉम क्वेटा, कॉमा बलोचिस्तान। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे, अब इसमें क्या मतलब हुआ कि एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अगली बात यहाँ से शुरू हो रही है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट के बाद हम लोग सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं। आई होप यू आर सर गेटिंग माई। जी जी। ये जो रावलपिंडी के बाद पंजाब लिखा हुआ है इधर सेमीकोलन नहीं आएगा? आपने कॉमा लगाया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यस। जी जी, यहाँ पे। वेरी गुड। ठीक है। और ये केपीके के बाद भी आएगा, एक आन इज फ्रॉम कोयटा बलोचिस्तान, और उसके बाद फुल स्टॉप। समझ आ रही है ना? उर्दू में जब आपको पढ़ाया जाता है ना, तो आपको वो देते एग्जाम्पल देते हैं, कराची पंजाब का, सॉरी कराची सिंध का, पंजाब लाहौर का, ठीक है, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का, और कोयटा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो वो हर पार्ट के बाद आप क्या लगाते जाते हैं, होंगे। अ, राब्ता लगाते जाते हैं। जी बेटा। उर्दू में भी यही रूल्स होंगे फिर? उर्दू में और इंग्लिश के जो रमूज़े औकाफ हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, ओके सर। तकरीबन मिलते जुलते हैं। हल्का फुल्का सा फर्क है, हल्का फुल्का सा। ठीक है, हल्का फुल्का सा फर्क है, बाकी इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद वी हैव द कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीचेस, कोट्स और टाइटल्स ऑफ द शॉर्ट वर्क्स। वर्क से मुराद है बुक्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके यहाँ पर मैं अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जो कोटेशन के रूल्स हैं, वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कोटेशन मार्क्स के जो जनरल रूल्स हैं वो मैं आपको समझा दूँ। जैसे शी सेड आई विल बी देयर एट 5 PM, 5 o'clock वगैरह वगैरह, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से द टीचर सेड प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उसके बाद आप जो है वो अल्लामा इकबाल सेड, ठीक है, फेमस राइटर वन सेड, और उसके बाद आप जो है वो जो भी सेइंग होगी उसको आप लेकर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो बुक्स के, शॉर्ट स्टोरीज के, मूवीज के टाइटल्स होते हैं, हैव यू रेड द शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी? ठीक है। हैव यू वॉच तारे जमी पर? तो अब तारे जमी पर जो है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। जिस तरह वो पढ़ते होते थे ना 8वीं क्लास तक, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करते थे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम आगे फिर क्या करते होते थे हम लोग, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा करते होते थे। तो जो टाइटल्स के नाम होते हैं, पोएम्स के नाम हो गए वगैरह वगैरह, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको भी आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जो नरेशन होती है उसके कुछ रूल्स जो हैं वो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अब अगर सिंपल हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जिस तरीके का ऊपर जो जो जनरल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली सेड, अब कोई कोई सी भी मुझे चीज बता दे, अली ने कोई बात कही, जैसे फॉर एग्जांपल अली सेड अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन। अब यहाँ पे क्या होगा, अली सेड अल्लाह इज वन। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं कि पहले, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पहले कोटेशन मार्क्स आएंगे या पहले फुल स्टॉप आएगा? पहले कोटेशन मार्क ये फुल देंगे। स्टॉप कोटेशन वगैरह। मार्क्स आएंगे पहले। पहले कोटेशन मार्क कर दो। पहले फुल स्टॉप आएगा और उसके यस सर। बाद, समझ आ रही है? अगर, लिसन टू मी, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बाद में आए, अगर रिपोर्टेड स्पीच बाद में आए, तो फिर जो उसका जो पंक्चुएशन होता है उसको हम लोग
अंदर रखते हैं, अंदर रखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग अपनी पंक्चुएशन को खत्म करते होते हैं। और अगर ऐसा हो कि अल्लाह इज वन, अल्लाह इज अल्लाह इज वन, और अब मैं इसको आगे मुकम्मल नहीं करूंगा तो, क्योंकि मैंने आपको ये चीज समझानी है। अली सेड, अब मुझे बताओ कि मैं अल्लाह इज वन के ऊपर बात खत्म हो रही है ना, अली की बात है वो यहाँ पर खत्म हो रही है ना। जी। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर पहले फुल स्टॉप लगा के फिर कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा, नहीं नो या सर, मैं सर। पहले नो कोटेशन सर। मार्क के उसके बाद सेट की बाद अब लगाएं। इसमें, अच्छा हाँ, अब इसमें गौर करें। अब इसमें होता यह है कि अगर कोटेशन मार्क जो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर पहले आ जाए तो हम लोग उसको यहाँ पे लगाते होते हैं इस तरीके से, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगाते फिर। गौर करें इस बात के ऊपर, अल्लाह इज वन, कॉमा, कोटेशन मार्क्स, अली सेड, और उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद कोट्स। समझ आई है कि नहीं आई? गौर से समझ लें, ये आपको दोबारा कोई भी नहीं समझाएगा, और अगर किसी ने समझाया भी तो वो शायद आप उस वक्त जल्दी में होंगे या वो बंदा जल्दी में होगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लें। मैं आपको यही चीज़ ना एक पेज के ऊपर ड्रॉ करके भी आपको भेज दूंगा ताकि आपके पास ये हमेशा याद रहे। सर कैन इट बी ऑल्सो बता लाइक दें। अल्लाह इज वन सेड बाय अली? नहीं 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 नहीं, सेड बाय अली क्यों होगा? वो ये इस तरह ये गलत हो जाएगा, अली सेड होगा सिंपल। सेट बाय अली नहीं होगा, वो तो आपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और सबको आपने वो उसका मिक्सचर सा बना दिया। अच्छा, अब बाज दफा क्या होता है, ठीक है, अब बाज दफा ऐसा होता है कि आधी आधा जो पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं कर लेता हूं, अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन सेड अली, ही गिव्स अस, ठीक है, ही गिव्स अस, ही गिव्स अस फूड एंड शेल्टर। अच्छा, अब इसको करते हैं। अब ये इसमें आपको बहुत मजा भी आएगा, और आपको जो कोटेशंस हैं, याद है एक बच्चे ने कहा था कि सर, शायद महाद ने कहा था कि सर ये अच्छे से समझाइएगा, तो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, तो अब आप तवज्जो से करें। अब इसमें क्या हुआ है, जरा मुझे बताएंगे इसके अंदर हुआ क्या हुआ है। इसके अंदर जो है इसको हम लोग बोलते होते हैं इंटरप्टेड स्पीच। इसको क्या बोला जाता होता है? ठीक है, इंटरप्टेड स्पीच। कि इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो इंटरप्टेड है, यानी कि अली ने क्या बोला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अली ने बोला क्या है, अली ने क्या कहा है? Allah is one. सिंपल जी, सही यही बात की है अली ने बस। No, he gives वो us food and घर shelter. और खाना। Gives us food हाँ and shelter. जी, अल्लाह इज वन, ही गिव्स अस फूड एंड शेल्टर, ये अली ने कहा है। लेकिन अब इसमें चक्कर ये है कि आधा पार्ट आगे है और आधा पार्ट बाद में है। अब इसको पंक्चुएट करने का तरीका क्या होता है बेटा? इसको पंक्चुएट करने का तरीका ये होता है कि आप जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अल्लाह इज वन, इसको आप यहां से कोटेशन मार्क से शुरू करेंगे, ठीक है, अल्लाह इज वन, उसके बाद यहां पे आप लगाएंगे कॉमा, और उसके ऊपर लगा देंगे कोटेशन मार्क्स। यानी कि जो पहले वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट, उसको आप, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पीछे यहाँ समझाया है कि अगर कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन से स्टार्ट हो रहा हो तो आप उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा के ऊपर आपने कॉमा कोटेशन मार्क यूज करते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे। सेड सेड अली के बाद आप क्या करेंगे, सेड अली के बाद आप लगाएंगे एक कॉमा, सेड अली के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। अब जो अगला पार्ट होगा उसको फिर आप कॉमास में लेके जाएंगे, अगले पार्ट को फिर आप कॉमास में लेके जाएंगे, और यहां पे आप लेटर को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, तो फिर तो उसको तो प्रॉपर नाउन को तो हर सूरत किया जाता है ना, उसको तो कभी भी हम लोग जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू ही करते हैं। लेकिन अदर देन दैट आप इसको भी स्मॉल में रखेंगे, ही गिव्स अस फूड एंड शेल्टर,
और उसका ये यहाँ पे आके फिर इसको खत्म करके और उसके ऊपर फिर दोबारा कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल डू दैट। समझ आइए? यस सर। तो यही पॉसिबिलिटीज सर होती है। वो तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज जो है वो मैंने आपको समझा दी। यानी कि या तो ये हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच बाद में हो, या रिपोर्टेड स्पीच पहले हो, या रिपोर्टेड स्पीच इंटरप्ट। ठीक है यस सर। जी। इज दैट क्लियर? यस यस सर। All right. Now after quotation marks, let's move towards the apostrophe. अब apostrophe जो है ये बेसिकली यूज होती है इन तीन मकासद के लिए, इन तीन पर्पसेस के लिए। पोजेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और जो लेटर्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उनको प्लूरलाइज करने, लेटर्स को और नंबर्स को प्लूरलाइज करने के लिए। पोजेशन के लिए कैसे? जैसे दिस इज मारियाज बुक। और पोजेशन हम किसकी शो करते होते हैं? ओनली नाउन्स के साथ लगता है, नॉट विद प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के ऊपर आपने कभी भी अपॉस्ट्रफी नहीं लगानी। प्रोनाउंस के ऊपर कभी भी अपॉस्ट्रफी जो है वो नहीं लगता होता। अपॉस्ट्रफी जब पोजेशन शो करने के लिए आता है तो। अच्छा, और यहां पर मैं आपको एक और भी रूल बता दूं इसके हवाले से, कि अगर तो सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर की सूरत में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स मदर इज हेयर। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की माँ है? एक की या एक से ज्यादा की? एक से ज्यादा की सर। हाँ, सर एक एक ही स्टूडेंट, है। एक बच्चे की माँ है। अगर आपने बताना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मदर, यानी कि सारे स्टूडेंट्स की कोई माँ है, तो फिर क्या होगा? ये द स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल, और प्लूरल का जो एस होता है उस एस मदर। की अपॉस्ट्रफी आती है। समझ आ रही है ना? सर ये कंसेप्ट रिपीट करेंगे? मैं रिपीट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि टीचर्स, टीचर्स रूम, और फिर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि टीचर्स के बाद और उसके बाद एस और फिर उसके बाद रूम। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है कि किसी एक उस्ताद का कमरा है। यानी कि ये टीचर है, टीचर सिंगुलर, और टीचर के बाद अपॉस्ट्रफी एस, यानी कि एक उस्ताद का कमरा। और यहां पे अगर मैं इस एस के बाद लगाता हूं तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स का कमरा, असातिज़ा का कमरा, इसका मतलब है उस्ताद का कमरा। यानी जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के ऊपर हम लोग अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके ऊपर खाली अपॉस्ट्रफी लगता है, अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगता। इज दैट क्लियर? गॉट इट जी सर। यस सर। आई होप कि नाउ इट इज क्लियर। यस सर। अच्छा, और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउंस जो होते हैं उसके साथ नहीं लगाते। बच्चे अक्सर कह देते हैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल माइज, माइज कार। माइज कार नहीं होता, सिंपल माई कार। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इट्स, इट्स कलर, इट्स कलर इज गुड, गलत हो जाएगा। इट्स कलर जो अगर आपने बताना है यानी कि इसका रंग, तो खाली ये इस तरीके से आएगा, इट्स कलर इज गुड। इस इट्स का मतलब है इट इज। इट्स का क्या मतलब हो जाएगा? इट इज। सर अपोस्ट्रोफी की एक और एग्जांपल दे दें। अपॉस्ट्रफी की और एग्जांपल दे दूं? जी। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्तफाज, मुस्तफाज दगड़ बगड़। ठीक है, मुस्तफाज दगड़ बगड़ इज ब्रोकन, यानी कि मुस्तफा का दगड़ बगड़ जो है वो टूट गया है। समझ आइए? हैं? जी सर। हाँ, यस सर। मुस्तफाज दगड़ बगड़ इज ब्रोकन। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर वो सिनेरियो दोबारा बता दे कि जहाँ पे इट्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। किसके साथ नहीं लगेगी? इट्स के साथ बेटा जो भी इट्स, आपने थोड़ी देर पहले बताया। देखो इट्स जब आप कहते हैं ना उसका या इसका, पोजेशन के लिए, यस सर। तो उस सूरत में हम अपॉस्ट्रफी नहीं लगाएंगे।
जब पोजेशन शो कर रहे होंगे तो प्रोनाउंस की पोजेशन बताते वक्त अपॉस्ट्रफी नहीं लगता होता, सिर्फ नाउन्स की पोजेशन बताते वक्त लगता होता। ओके सर। ठीक है। ओके सर, समझ आ गई। और दूसरा जो रूल होता है अपॉस्ट्रफीज का, वो ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस में यूज होती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल डू नॉट को डोंट, विल नॉट को वांट, ठीक है, शैल नॉट या शुड नॉट को शैंट, और कैन नॉट को कैंट, आई वुड को आइड। इस तरीके से जब लिखते हैं कि आइड कम टू सी यू, ठीक है। इसी तरीके से आई हैव की जगह हम लोग इस तरह लिख देते हैं, आई हैव। इसी तरीके से ही हैज को ही, इस तरीके से ये भी ही इज के लिए भी यही होता है, ही वॉज के लिए भी यही होता है, और ही हैज के लिए भी यही होता है। यही वजह है कि आपको ये टीचर कहते हैं कि पेपर में कॉन्ट्रैक्शन यूज ना किया करो, क्योंकि अब देखो ही इज जब आप लिखते हैं तो ही इज, ही वॉज, ही हैज, तीनों के लिए यही यही कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है। तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम लोग अपॉस्ट्रफी को यूज करते हैं। और तीसरे नंबर पर जब आप लेटर्स का या नंबर्स का प्लूरल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई गॉट 2 A's, ठीक है, आई गॉट 2 A's एंड 3 B's इन माई एग्जाम, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देर आर 2, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि द एसेस the SS color should be blue in ससी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार इस ससी में जो एस का कलर है उसको ब्लू कर दो। समझ आ रही है? तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने ये बताना है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई थी ना, जैसे माइंड योर पीज एंड क्यूज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सो मैनी देर आर सो मैनी पीज इन योर लेटर, मतलब आपने अपने लेटर में पी का लेटर बहुत ज्यादा यूज किया हुआ। यस, देर आर 3 R's इन इकोलॉजी। 3 R's तो नहीं होंगे, मतलब हाँ ये कह सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि देर आर 3 S's इन ससी। समझ आ रही है? तो लेटर्स का और नंबर्स का प्लूरल बनाने के लिए भी आप क्या करते हैं, लेटर्स का और नंबर्स का प्लूरल किस तरह बनाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ही लाइक्स he likes 5s, he like 5s, he like 5s wherever he see this number, he responds, ठीक है। आर से मुराद वो रीयूज, रिसाइकल, रीप्लांट्स, हाँ बिल्कुल वो तो है, उस तरह से भी आप ये कह सकते हैं। तो नंबर्स को और लेटर्स को आप क्या करते हैं जब प्लूरलाइज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रफी यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो है जिसको ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, तो दे आर यूज टू ऐड अच्छा एक्स्ट्रा भैया। क्लैरिफिकेशन या जो आफ्टर थॉट्स होती हैं। जैसे आई विल बी लेट probably about 10 minutes. The novel was exciting except for the ending. ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आई वॉज अबाउट टू लीव, ओके ब्रिंग इट हेयर, ठीक है, यार मैं जा रहा था, चलो यार ले आओ। तो मतलब कि एक ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर रहे हैं आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको आप ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो, जिसको आप लोग स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं,
उसके अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं। उसके बाद होता है लास्ट, सॉरी लास्ट तो नहीं, खैर, हाइफन। हाइफन में क्या होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स इनटू अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंडिंग के लिए अक्सर हम इनको यूज करते हैं, जैसे शी इज अ वेल नोन ऑथर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, कमांडर इन चीफ, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पेट्रन इन चीफ, वगैरह वगैरह। तो कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जिस तरह हम लोग नहीं कहते दिस वाज अनबिलीवेबल, ठीक है, अनबिलीव, ठीक है, इस तरीके से अनबिलीवेबल। तो मतलब ना सिर्फ अब ये कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, आप किसी भी वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं जब आप उसको एम्फसाइज करना चाह रहे होते हैं। यानी कि इसके इससे अगले जितने भी आ रहे हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये बेसिकली आपके लेवल पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए। द टीचर सेड दैट वी शुड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, तो मतलब किसी वर्ड के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद डैशेस होती हैं, डैश की दो टाइप्स हैं, एंड डैश और एम डैश, ठीक है। इट इज यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट, पॉज के लिए, a sudden change in tone or to emphasize information. And dash जो है, it is used to represent a range, जैसे वो नहीं होता 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक। सर बिलीवेबल वाला कॉन्सेप्ट रिपीट रिपीट करते हैं यार। इसमें देखो बाज दफा ये होता है ना कि जिस तरह मिसाल के तौर पर टीचर आपको कहता है उल्लू का पट्ठा, मतलब किसी वर्ड के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, किसी किसी भी वर्ड को आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके जो सिलेबल होते हैं ना, उसके जो हिज्जे होते हैं, उसके हिजे जो होते हैं, उसके जो सिलेबल्स होते हैं, उसको आप इसके जरिए ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हाइफन के जरिए आप इसको क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। समझ आ रही है, किसी भी वर्ड को, जैसे आप ये कहना चाहते हैं सर कैन यू प्लीज रिपीट, नहीं नहीं देखो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप अपनी रियल लाइफ में जब यूज करते हैं, या आपको अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर जो है, वो हो सकता है कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर स्टोरीज भी शामिल होती हैं, तो वहां पर भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां से ऑनवर्ड्स जो हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो एंड डैश है, मतलब आपसे कोई पूछ लेता है कि यार ये जो जब हम बता रहे होते हैं, कोई ड्यूरेशन बता रहे होते हैं, तो उसके दरमियान में जो चीज आती है, इसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना सर चाहिए ना। स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट्स। इसको एंड डैश कहा जाता है, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट जब आप बता रहे होते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। क्या मुझे जो है ना, वो जैसे वो होता है कि मुझे इस रेंज में चाहिए, रेंज आप बता रहे होते हैं, तो उसके दरमियान में इसको एंड डैश कहा जाता है। अब है एक ही चीज, लेकिन जब आप इसको एम्फेसिस के लिए, इंटरप्शन के लिए, या शिफ्ट इन थॉट के लिए आप इसको यूज करते हैं, तो फिर ये एम डैश कहलाती है। जैसे आई फाइनली आफ्टर मंथ्स ऑफ वर्क फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप कॉमास भी लगा सकते हैं, कॉमास लगा के आप इसको नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पे एम डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है, जब कोई चीज कोई अनफिनिश्ड थॉट हो, या कोई बाज दफा बीच में पार्ट स्किप्ड होता है, मिस्ड होता है, तो वहां पे आप इलिप्सिस लगाते हैं। या जब आपने किसी भी स्ट्रक्चर को अनफिनिश्ड छोड़ना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शी डिडंट से एनीथिंग, जस्ट वॉकड अवे, ठीक है। ही केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, और उसके बाद आप ये इलिप्सिस लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो काम फिर जारी ही रहा। और बाज दफा अनफिनिश्ड थॉट, जैसे आई थॉट आई कुड ट्रस्ट हिम बट, जैसे हम कहते हैं ना, लेकिन यार चलो छोड़ो, तो वो जो लेकिन यार चलो छोड़ो के दरमियान जो पॉज आता है, तो वहां पे आप इलिप्सिस लगा सकते हैं।
फिर जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको ब्रैकेट्स कहा जाता है, वो जो होती है ना ये, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनको ब्रैकेट्स कहा जाता है। दे आर यूज टू ऐड क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशंस विद इन अ कोड। अब यहाँ पे आप देखो ये जो ब्रैकेट्स होती हैं और इसी तरीके से ये जो पैरेंथेसिस होता है और जो नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर्स के लिए जब आप कॉमा यूज करते हैं तो ये तीनों जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह पर इनको यूज किया जा सकता है। जैसे शी द टीचर, शी वॉज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द लेक्चर, तो अब इसमें शी की फर्दर आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं द टीचर, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देर इज नो नो हार्म इन दैट। द लास्ट वन इज स्लैश। तो ये फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए, एब्रिविएशंस के लिए, यानी सेपरेट करने के लिए, जैसे यू कैन चूज अ टी स्लैश कॉफी, द रेसिपी कॉल्स फॉर 1/2, ठीक है, या हाफ कप ऑफ शुगर, द PM AM शिफ्ट इज ओवर, द मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट इज ओवर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो पंक्चुएशंस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, तो उसमें पंक्चुएशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। All right, and now we are going to end the class with these 4 worksheets. Yes, she the teacher भी हो सकता है, बिल्कुल इसमें आप कॉमास भी लगा सकते हैं। सर स्लैश रेशो के लिए भी यूज होती है, हाँ बिल्कुल रेशो के लिए भी यूज होती है। फ्रैक्शंस जो होती है ना, फ्रैक्शंस को रेशो कहा जाता है ना, फ्रैक्शंस को ही रेशो कहा जाता है। फ्रैक्शंस बेसिकली रेशो की ही एक बेसिक फॉर्म है ना। All right, so these are 4 worksheets that you have to try. इनको आपने पंक्चुएट करना है ताकि आपने जो कुछ आज की क्लास में सीखा है तो वो आपका ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, या उसका आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाए। सो वीक 3 इज ओवर। वीक 3 की जो वर्कशीट है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हुई हुई है, ठीक है। आपके साथ मैंने परसों की क्लास जो थी, या शायद कल की क्लास थी, उसमें मुकम्मल नोट शेयर किए थे। तो उसमें एंड पे बिल्कुल लास्ट पे आप जाएंगे तो आपको जो थर्ड असेसमेंट है वो भी आपको मिल जाएगी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट असेसमेंट। ये पहले से हुई हुई है मे बी सर, नो नहीं हुई भी। ये जो ये वाली है ना, ये इसमें इसमें भी कुछ करने वाली हैं, इसमें भी कुछ करने वाली हैं, और इसमें भी करने वाली हैं। ठीक है, तो यू हैव टू सी कि कहाँ कहाँ पर आपने जो है वो इसको करेक्ट करना है। है इसको सेंड करना फिर। यस, आपने इसको अटेम्प्ट करके उसके बाद आपने इसको वंस यू आर डन, तो इस जो थर्ड वीक की जो एक्सरसाइजेस थी वो मैंने आपको साथ साथ करवा दी थी, ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन, तो ये आप खुद से कर दीजिएगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल बी बिगिनिंग विद, पहले हम लोग जो असेसमेंट्स हैं उनको हम लोग मंडे वाले दिन सॉल्व करेंगे, और ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लोग जो है वो फिर जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। नहीं, कल क्लास नहीं होगी। टुमारो आई हैव टू गो समवेयर। जी मैंने करवानी थी, मैं करवाऊंगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मंडे वाले दिन इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग द असेसमेंट्स, मंडे मंडे को। एंड देन एट द एंड आई विल गिव यू द AMA सेशन। ओके एट ओके द सर। एट द एंड आस्क मी एनीथिंग सेशन उसको कहा जाता होता है। वंस द सिलेबस इज ओवर उसके बाद आई विल गिव यू वन AMA। All right, so that would be all for today. We will be back again on Monday and then we will continue our journey. All right, Allah काफी Hafiz. सर।